कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जिस तरीके से अग्रेसिव हो गई है वीआईपी, क्या ये सरकार गिराने की मंशा भी है या केवल धमकी दे रहे हैं मुकेश सहनी? बिना अनाउंस किए वो गठबंधन दोनों ने कर लिया है और इसके प्रत्याशी को वो फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कैंपेन कर रहे हैं और उनके प्रत्याशी को वो कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे ही आपको बिहार में समीकरण घटता दिखेगा। आपको दिखेगा कि एक तरफ जहाँ लौकुश, वहीं दूसरी तरफ निषाद समाज आगे बढ़ेगा। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव इस बार कोई लाग लपेट नहीं रखे हैं, कांग्रेस को भी छोड़ दिया जाइए, अपना तय कीजिए जो करना है। और अकेले चुनाव जब तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी चांसेस ज्यादा है कि मौजूदा एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप है वो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो बिहार में चुनाव होने हैं उस बीच में पूरी तरह से बदल जाएगा। आपने देखा मुकेश सहनी चुनाव के पहले ही एक्टिव हो गए थे और जितनी सभाएं वो कर चुके हैं, जितना पैसा खर्च कर चुके हैं, जितनी ताकत झोंक चुके हैं, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनका एकमात्र मकसद भाजपा को सत्ता से हटाना है। जी नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। इस बार चीरफाड़ एनडीए गठबंधन की होगी। खास तौर पे एनडीए गठबंधन की चीरफाड़ इसलिए भी होगी कि बिहार में भी चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं और एनडीए की बिहार में बात करें तो 4 अहम दल हैं और इन्हीं चारों दलों को मिलाकर एनडीए बना। भाजपा हो, जदयू या वीआईपी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। बिहार में तो गठबंधन में है, बिहार में भी लगातार गठबंधन की बातें उठती हैं, लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश चुनाव की आई तो ये गठबंधन धीरे धीरे बिखरने लगा। यानी जितनी मजबूत डोर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांधा था उसके बाद धीरे धीरे बिखरने लगा और डोर जैसे ही कमजोर होगा गठबंधन पूरा बिखर जाएगा। बात मुकेश सहनी की कर ले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर ले, दोनों लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बिहार में गठबंधन है, वहां नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वीआईपी के बीच वहां गठबंधन हो गया है। पहले से ऐलान नहीं था, बाद में गठबंधन हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं और 6ठे चरण की ओर अग्रसर हो रहा है चुनाव। कल इसका 6ठा चरण होगा, कल के बाद फिर अगला चरण होगा और 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। उस नतीजे के बाद जो तमाम दल हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिहार आ जाएंगे और खास तौर पे बिहार इसलिए भी आएंगे कि 4 अप्रैल को बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है। तारीखों का ऐलान भी आज हो चुका है। इस चुनाव में एक तरफ मुकेश सहनी को फिर से बाहर कर दिया गया है एनडीए से। मुकेश सहनी ने खुद जिक्र किया और कहा कि एनडीए के लोग, भाजपा के लोग हमें बाहर कर देते हैं। अब एक बार फिर से 24 सीटों पर जब एमएलसी का चुनाव होगा तो मुकेश सहनी ने भी तैयारी कर ली है और 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आगे की रणनीति डॉक्टर साहब बताएंगे और डॉक्टर साहब ही चीर फाड़ करके बताएंगे कि उसके बाद क्या संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कहीं ना कहीं चुनाव जब लड़ने जा रहे हैं भाजपा के लोग वहाँ, तो उनको डैमेज कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्ष हो गई ना जी, उसके खिलाफ तो चुनाव लड़ना था, तो तय था पहले से। लेकिन डैमेज कौन कर रहा है? डैमेज करने वाले में अपने ही लोगों का नाम है जी। जदयू सीमावर्ती चुनाव जो चुनाव क्षेत्र है वहां चुनाव लड़ रही है। आपने देखा मुकेश सहनी चुनाव के पहले ही एक्टिव हो गए थे और जितनी सभाएं वो कर चुके हैं, जितना पैसा खर्च कर चुके हैं, जितनी ताकत झोंक चुके हैं, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनका एकमात्र मकसद भाजपा को सत्ता से हटाना है जी। अब ये बात अगर विश्लेषण में मैं कह रहा होता तो कहते कि चलो नमन जी आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अपने ही मुंह से मुकेश सहनी कह रहे हैं जी, और यही नहीं कह रहे हैं, कह रहे कि उत्तर प्रदेश से तो हटाएंगे ही, केंद्र से भी हटाएंगे, मांगे नहीं पूरी होगी। और जब केंद्र से हटाएंगे तभी जाके हमारी मांग पूरी होगी जी। मांग क्या है? जो आरक्षण का दायरा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ दिन पहले ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो रही थी। इसको लेकर नीतीश कुमार जब गए थे मिलने के लिए तो तेजस्वी साथ में थे और साथ में मुकेश सहनी थे। मुकेश सहनी ने क्या कहा था कि जातिगत जनगणना आप कराइए, मैं पैसा देता हूं। करोड़ों करोड़ रुपए देने की बात कर दी थी जी। तो बात समझिए, बात यहां स्पष्ट है कि एक बड़ी गोलबंदी चाहते हैं मुकेश सहनी। वो चाहते हैं कि भाजपा के मौजूदा जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उससे इतर एक बड़ा राजनीतिक समावेश का गठबंधन बने जो भाजपा की प्रचंडता को रोके
और भाजपा के एजेंडे पर मोहर स्टॉपेज लगाए और उस रथ को रोके जिस रथ पर लगातार भाजपा सवार होकर राज्यों में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। रिलीजियस पोलराइजेशन जो चाहती है भाजपा कर ले। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज एक तरफ भगवा है तो एक तरफ हरा लहरा रहा है, साफ दिख रहा है। डिवीजन ऑफ रिलीजन ही है मुख्य पोलराइजेशन का फैक्टर। और योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता है कि अल्पसंख्यक समाज उन्हें वोट दे या ना दे। उस वोट बैंक के लिए ना तो उन्हें कोई इंटरेस्ट है, ना उस वोट बैंक की तरफ उनका रुझान है। बात स्पष्ट है। मुकेश सहनी यहां से गए हैं तो मुकेश सहनी का एकमात्र मकसद है कि जो अल्पसंख्यक वोट एक तरफ जा रहा है समाजवादी की तरफ, उसके इतर मैं भी बिहार की तरह वहां पे अपने समाज को जगाऊं और वोट बैंक को भाजपा से अलग करके अपने पास लाऊं। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ मुकेश सहनी की सफलता मतलब उनके लिए सफल होना और उनका यूपी में पार्टी का विकास होना, फिर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना, एक नया रास्ता आयाम खोलेगा। लेकिन वहीं उनका सफल होना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। अब योगी आदित्यनाथ को वहां चुनाव लड़ना है, सरकार बनानी है, और सुन ही रहे हैं आप, योगी धीरे चलना, योगी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हर तरह के अपने देखा नैरेटिव्स क्योंकि कहीं ना कहीं सेट किए जा चुके हैं। मीडिया यहाँ एक तरफ लग रहा है कि वहाँ के योगी आदित्यनाथ को वापस लाने की तैयारी में बैठी हुई है, वहीं एक बड़ा हिस्सा मीडिया का जो ये तय कर चुका है कि योगी इस बार वापस नहीं आ रहे हैं। और चाहे आजमगढ़ एक्सप्रेस नाम से हो या जो भी नाम से हो, कई चैनल चला रहे हैं। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एजेंडा चल रहा है। और जहाँ एक तरफ ये चैनल्स लगे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ को वापस नहीं लाने देना है, वहीं कई लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कई चैनल्स तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो खुलेआम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं। यानी स्पष्ट समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में तो है। वापसी होगी भी तो बिहार जैसी होगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करके आज मुख्यमंत्री बना दी है भाजपा, और नीतीश मुस्कुराते हैं, गुस्साते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो पुराना तेवर कलेवर उनमें नहीं दिखता है। कभी कभी बीच में दिख जाता है। वैसे ही योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का डर है कि अगर सपा आ गई तो सफाया होगा। और सपा के आने में अगर योगदान हो जाएगा जदयू और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का, तो आपको क्या लगता है क्या होगा बिहार में? फिर से एक बार वही स्थिति बनेगी पुरानी वाली। जैसे चिराग पासवान के माध्यम से भाजपा ने, जैसे कल हमने पंचनामा में कहा था, जैसे चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा ने गेम खेला था, वैसे ही अब जदयू मुकेश सहनी के चिंगारी को, आग को हवा दे रही है और उसे प्रचंड बना रही है, ताकि यही जो अग्नि है ये अंतिम लौ का काम करे भाजपा के ताबूत में। और ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि बिहार में रिश्ते बचाए नहीं बचेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिन खत्म हो रहा है? 10 मार्च को रिजल्ट आ रहे हैं। 10 मार्च के बाद बिहार आएंगे सारी पार्टी। आपने कहा बड़ा रिश्ता लेके आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जो पार्टियां जिनका जनाधार 0-0 है, कोई जानने नमनेवा नहीं है, वो भी चुनाव लड़ने चली गई हैं। और जब बिहार वो सारी पार्टियां आएंगी तो बिहार में कहाँ वापस आएंगी? अपने ही गठबंधन में ना। और उस गठबंधन में आपको वेलकम होगा क्या? देखिए, जदयू एक ऐसी पार्टी, बिल्कुल जदयू एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में सत्ता के इर्द गिर्द रही है। उसके पास और कुछ हो नहीं, सत्ता का समीकरण नहीं हो, विधायकों की संख्या नहीं हो, लेकिन उसके पास बिहार में 17 साल का सबसे बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार। ये चीज भाजपा के पास नहीं है, ये किसी अन्य पार्टी के पास बिहार में नहीं है। ये एकमात्र जो विकल्प हो सकता है नीतीश कुमार का, वो तेजस्वी यादव दूर खड़े हैं और उनकी पार्टी उन्हें उतना बड़ा चेहरा बना चुकी है। अब बात जहां समीकरण की है, तो एक तो चेहरा, दूसरा बड़ा वोट बैंक, ये सब कुछ जब लेकर वो आएंगे तो एनडीए को बड़ी चुनौती तो बिहार में भी झेलनी पड़ेगी। और जैसे ही बिहार ये सारी पार्टी आएंगी, बिहार में चुनाव शुरू हो जाएगा। आपको पता है आज ही चुनाव की घोषणा हो गई है। किस दिन होना है बिहार में चुनाव? 4 अप्रैल को बिहार में चुनाव हो गए। 4 अप्रैल को बिहार में एमएलसी चुनाव होंगे और उसको लेकर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। समय बहुत कम बचा हुआ है और इसी में तय करना है बहुत कुछ। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव इस बार कोई लाग लपेट नहीं रखे हैं, कांग्रेस को भी छोड़ दिया जाइए, अपना तय कीजिए जो करना है। और अकेले चुनाव जब तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा अगर कोई डिमेरिट था तो वो था कांग्रेस को 70 सीटें देना, जिसमें से मात्र 19 सीट जीतने कांग्रेस आई थी। यानी उसका अगर परफॉर्मेंस देखा तो जस्ट पास भी नहीं थी, कांग्रेस फेल कर गई। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का अकेले लड़ना उनके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद चीज हो सकता है। लेकिन जहां महागठबंधन का सब कुछ सेट हो चुका है, वहीं एनडीए की तरफ आप आते हैं तो 12, 11 और 1 जो दिया गया है चाचा पारस को,
उनको वो एक सीट देकर मांझी और मुकेश सहनी के साथ क्या किया गया, अन्याय किया गया, मजाक किया गया, या उन दोनों को उनकी औकात दिखाई गई। मैं तो कहता हूँ तीनों किया गया, औकात भी दिखाई गई, मजाक भी किया गया और हैसियत भी नाप दिया गया जी किया। और अन्याय भी किया गया। अगर विधायकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो दोनों पार्टियों को कम से कम एक एक या दो सीटें मिलनी चाहिए थी और ये पार्टियां बहुत ज़्यादा उससे मांग भी नहीं रही थी। अब मीडिया में बने रहने के लिए और मीडिया में खबरें जो चलती हैं तो ज़्यादा चलती हैं, अक्सर उससे कम ही आंकड़े आते हैं। आपको याद होगा लालू यादव ने 5 सीटें देने की बात मीडिया में चल रही थी, उसमें खबर लगी थी लास्ट में कि 3 सीट देने के लिए लालू यादव राजी थे चिराग पासवान को, और उसकी वजह से चिराग पासवान नहीं माने। अब बात यहाँ ये है कि जब मुकेश सहनी और मांझी को चुनाव लड़ना तय था, ये तो उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, और आपने सीट नहीं दी। 12 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, जदयू लड़ेगी 11 सीटों पर। तो जदयू के 11 सीटों पर तो मुझे नहीं लगता कि हिम्मत है मांझी जी का लड़ने का, और मुकेश सहनी भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन भाजपा के 12 सीटों पर बिल्कुल 12 का 12 टोका फंस सकता है। और जैसा कि आप जदयू और वीआईपी को देखें, वहाँ उत्तर प्रदेश में समीकरण बनाते हुए बिना अनाउंस किए वो गठबंधन दोनों ने कर लिया है और इसके प्रत्याशी को वो फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कैंपेन कर रहे हैं और उनके प्रत्याशी को वो कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे ही आपको बिहार में समीकरण घटता दिखेगा। आपको दिखेगा कि एक तरफ जहाँ लौकुश, वहीं दूसरी तरफ निषाद समाज आगे बढ़ेगा और इन दोनों की वजह से गड़बड़ाएगा समीकरण भाजपा का। जहाँ एक तरफ पर्दे के पीछे खेलना पड़ेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि सामने आके तो वो खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि भाजपा सामने से नहीं खेल रही थी। 20 वाली बात है तो नहीं दोहरा जाएगी, जिस तरह चिराग पासवान दिख रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है। जो भाजपा ने किया चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश के साथ, वही नीतीश करने जा रहे हैं अब वीआईपी के साथ मिलकर मुकेश सहनी के साथ। और मुकेश सहनी जब उस समीकरण को लेकर उतरेंगे बिहार में, देखिए अभी तक मुकेश सहनी ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं लगातार उनके पार्टी के अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। मैं तो लेने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जिस तरीके से अग्रेसिव हो गई है वीआईपी, क्या ये सरकार गिराने की मंशा भी है या केवल धमकी दे रहे हैं मुकेश सहनी? क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि हम बिहार में सत्ता में है तो नीतीश कुमार के साथ हैं, हम भाजपा के साथ नहीं है। मतलब ये साफ है कि नीतीश जहां जाएंगे वो जाएंगे, नीतीश जहां जाएंगे वहां वो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के हाथों की कठपुतली बन जाना, रिमोट बन जाना या नीतीश कुमार के लिए बड़ा हथियार बन जाना मुकेश सहनी के लिए आसान हो जाएगा। अगर हथियार बन जाते हैं तो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको याद दिला दूं, उपचुनाव में जब तेजस्वी यादव ने फ्रेंडली फाइट के लिए कह दिया था, सीट नहीं दी थी, तो मुकेश सहनी 26,000-27,000 सीट में वोट लेकर आ गए थे जी। अब सोचिए बख्तियारपुर से। अब उस स्थिति में अगर वो उतना वोट बैंक लेकर आते हैं एमएलसी चुनाव में, तो भाजपा तो डैमेज हो जाएगी। और भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान जैसे हथियार बने थे नीतीश के खिलाफ, वैसे ही बनते दिख रहे हैं। और जो भी हो, देखिए एक बात समझ लीजिए, राजनीति बचाने के लिए जब उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी इतना क्या कहते हैं उसको, जिद्दी आदमी है, जब उत्तर प्रदेश में जाके उखाड़ कबाड़ करने की कोशिश करता है, हनुमान जी की तरह जाकर लंका में आग लगा सकता है, तो जब लड़ाई उसके अपने हाथे में हो तो 2-4 पंच तो देवे करेगा ना। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए वर्तमान, देखिए टूट की बात करना एक आभासीय मतलब वो वार्तालाप हो जाएगा, लेकिन ये कहना बहुत उचित होगा कि मौजूदा एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप है वो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो बिहार में चुनाव होने हैं उस बीच में पूरी तरह से बदल जाएगा जी। हमें एक बिल्कुल ही नया एनडीए दिखेगा। कई दल बाहर हो सकते हैं, कई दल इसके जो कहा जा सकता है मौजूदा स्थिति के तौर पर नहीं रहेंगे, तो ऐसे में तो उखाड़ कबाड़ होगा जी। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार के राजनीतिक हालात बदलेंगे, समीकरण बदलेंगे और हो सकता है सरकार भी बदले, जिसकी चर्चा लगातार विपक्षी दल के नेता करते हैं कि आने वाले दिनों में खरवास बाद, होली बाद, अब देखिए क्या होता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद। लेकिन ये साफ है कि चुनाव के नतीजे जो भी आए, बिहार की राजनीतिक हालात पर भारी दबाव पड़ेगा और ख़ास तौर पे मुकेश सहनी को लेकर, और बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी करें, इसलिए कि मुकेश सहनी के साथ अगर वहाँ गठबंधन होता है तो बिहार में गठबंधन होता है एमएलसी चुनाव को लेकर, आंतरिक गठबंधन जिस बात की चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये बात जरूर पता लगेगी। और भाजपा को जब ये बात पता लगेगी तो भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो विस्फोट करेंगे और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजियां शुरू करेंगे। वैसी स्थिति में सरकार बचा पाना, समीकरण को
फिर से वैसी स्थिति में रख पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। और मुकेश सहनी ने तो पहले ही ऐलान किया है कि वो 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस दूसरी तरफ लड़ रही है, महागठबंधन में अलग ही घमासान है। एनडीए की परिस्थितियां उस समय फिर से एक बार बदली सी नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना।